नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और एक इसका उदाहरण हल करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट शीट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, उसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब जोड़ देंगे तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। और जब इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री से संबंधित टोटल ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाएगी। और इस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में जब हम कार्यालय और प्रशासन से संबंधित समस्त व्ययों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी हमारी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे। तो इनको ऐड और लेस करने के पश्चात जो राशि आएगी वो हमारी आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंतर्गत जब हम विक्रय और वितरण उपयोगों को जोड़ देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट कहलाएगी। और इस टोटल कॉस्ट में हम जो अनुमानित लाभ की राशि है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। इसको हम डिटेल में कॉस्ट शीट किस तरह से तैयार करते हैं उसको हम देखते हैं। तो कॉस्ट शीट तैयार करने के लिए हम परफॉर्मा इस तरह से बनाते हैं। एक विवरण का कॉलम हो जाएगा और अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। विवरण के कॉलम में हम ऊपर लिखते हैं जिस कंपनी का हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर कौन से मंथ की या कौन से समय अवधि की हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं वो इसमें आ जाएगा। तो और उसके पश्चात हम देखें कॉस्ट शीट किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल। इस डायरेक्ट मटेरियल में हम क्या क्या लेते हैं, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और इसमें हम ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और ऐड कैरीज इनवर्ड या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कोई है, यानी माल क्रय से संबंधित कोई प्रत्यक्ष व्यय हमने चुकाए हैं तो वो इसमें माल की लागत में ऐड किए जाते हैं। उसके बाद इसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे। तो इसको करने से पश्चात जो राशि आएगी वो हमारी मटेरियल कंज्यूम्ड या उपभोग में ली गई सामग्री की राशि आएगी। अब इसके अंतर्गत जब हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ेंगे। तो जितने भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हम इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो इसमें हमारा पहले आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। उसके पश्चात हमारा ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, पावर एंड फ्यूल है, डेप्रिसिएशन रिपेयर्स है, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ स्क्रैप है। ये सब हम ऐड कर देंगे। और यदि हमने कोई अनुपयोगी सामग्री को बेचा है और बेचने से जो राशि कोई प्राप्त हुई है तो वो इसमें से हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो राशि ज्ञात होगी वो हमारी टोटल फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट कहलाएगी। इसको हम टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगी। इसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट हो जाएगी। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के अंतर्गत हम ऑफिस संबंधित जितने भी ऊपरी व्यय है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, उनको हम इसमें ऐड करेंगे। ये कौन कौन से व्यय हो सकते हैं, तो ये है हमारा ऑफिस रेंट एंड रेट्स है, ऑफिस सैलरी है, डायरेक्टर फीस है, ऑफिस लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज है, ऑडिट फीस है, लीगल चार्जेज है, बैंक चार्जेज है और जनरल ऑफिस एक्सपेंसेज है। ये सारे हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज है। इनका योग हम जो क्वेश्चन में गिवन है उनका योग करके हम 12 वाले कॉलम में दे देंगे।
तो ये योग करने पर जो राशि आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। उसके पश्चात यदि हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे। इस तरह से ऐड और लेस करने के बाद जो राशि आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंतर्गत हम जितने भी विक्रय एवं वितरण से संबंधित ऊपरी व्यय है उनको लिखेंगे। तो इसमें हम विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय को अलग अलग न करके सम्मिलित रूप में लिखेंगे। तो कौन कौन से हमारे व्यय आ रहे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, शोरूम एक्सपेंसेज हो गया, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज एंड ऑफ सेल्समैन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केट रिसर्च कॉस्ट है, बैड डेट्स है, कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स है, आफ्टर सेल्स सर्विस है, कॉस्ट ऑफ टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन है, वेयर हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस है, पैकर्स वेजेस है, डेप्रिसिएशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन है और फिनिश स्टॉक लॉसेस है। इतने सारे हमारे जितने भी विक्रय और वितरण से संबंधित ऊपरी व्यय दे रखे हैं उनको लिखकर उसका योग हम बाहर दे देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब इसका योग हम ऐड करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब इस टोटल कॉस्ट में यदि हमें प्रॉफिट की अनुमानित राशि या परसेंटेज दे रखा है तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह जो राशि प्राप्त होगी वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाया जाएगा। अब हम इसको एक उदाहरण हल करते हैं। तो ये उदाहरण हमें दे रखा है कि कुल लागत के विभिन्न अंग दिखाते हुए एक उचित विवरण पत्र बनाइए तथा लागत में सम्मिलित न होने वाली मदों को लिखिए। निर्माता की 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्ययों के विवरण हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब तो हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं और इस कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लेते हैं मटेरियल से रिलेटेड। तो इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में हमें दे रखा है, मटेरियल इश्यूड टू जॉब कंप्लीट करके दे रखा है हमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल गिवन नहीं है तो सीधा यही मटेरियल हम दिखा देंगे। वो हो गया हमारा 38,000। उसके बाद हमारा दे रखा है डायरेक्ट वेजेस भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी हुई है तो वो है 25,000, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ रहा है हमारा हायर ऑफ क्रेन्स ऑफ जॉब के लिए क्रेन हायर की है, बिना क्रेन के हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते तो ये हमारी प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। और उसके पश्चात हमारा जो रॉयल्टी पेमेंट की है वो रॉयल्टी पेड फॉर पेटेंट। उत्पादन स्टार्ट करने से पहले हमें पेटेंट कराया तो उसके लिए जो रॉयल्टी दी वो हमारा प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। तो इस तरह से हमने प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय तीनों ऐड कर दिया तो जो राशि आएगी वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। ये प्राइम कॉस्ट है हमारा 70,000। तो 70,000 हमारा प्राइम कॉस्ट है। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स या जिसको हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं वो ऐड करेंगे। तो इसको वर्क ओवरहेड के एक एक आइटम को हम सेपरेट भी यहाँ दिखा सकते हैं या वर्किंग नोट में टोटल फैक्ट्री ओवरहेड लिखाकर इसका योग भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल दे रखी है और वर्किंग नोट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को निकाला है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की गणना करने के लिए हम कौन कौन से खर्चे लेंगे तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि पहला आ रहा है हमारा पावर है, उसके बाद में ये रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री आ गया। उसके बाद जो इनडायरेक्ट वेजेस है हमारी ये दो दे रखी है, एक तो वर्कमैन सैलरी दे रखी है, दूसरा इनडायरेक्ट सैलरी ऑफ फैक्ट्री है। इन दोनों का योग ये हमारा वेजेज में आ जाएगा 10,400। उसके बाद हमारे दे रखा है मशीन रिपेयर दे रखा है, फिर मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है। उसके बाद हमारा ये लाइटिंग है फैक्ट्री की वो दे रखी है। उसके बाद है सेफ्टिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है और ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है।
ड्राइंग ऑफिस नाम समझ के ये नहीं है कि ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये नक्शा कार्यालय से संबंधित व्यय होते हैं और हमेशा कारखाना ऊपरी व्यय में ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड जितने भी हमारी मदद थी उनका योग कर लेते हैं। तो योग करने पर ये हमारा आया 31,400, जिसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये ऐड करने पर जो राशि आएगी वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी और फैक्ट्री कॉस्ट होगी हमारी 1,01,400। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमारे कौन कौन से हैं। तो ऑफिस ओवरहेड देखने के लिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि ऑफिस ओवरहेड हमारे कौन कौन से आ गए। एक तो आ गया हमारा रेंट है, ऑफिस रेंट है। उसके बाद में इसमें ऑफिस रेंट हो गया। फिर ये आ गया पोस्टल स्टेशनरी है, डायरेक्टर फीस है और ऑडिटर फीस है, ऑफिस की लाइट है, बैंक चार्जेज है और लीगल एक्सपेंसेस है। तो इन सब का योग हमारा टोटल ऑफिस ओवरहेड कहलाएगा, वो है 11,900। तो इस हम 11,900 को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी ऑफिस कॉस्ट, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, 1,13,300। अब इस 1,13,300 में हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरह का ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। तो सीधा ही हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा विक्रय और वितरण से संबंधित कौन कौन सा व्यय है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें आ गया सैलरीज टू सेल्समैन, ये आ गया सैलरीज टू सेल्समैन आ गया। उसके बाद हमारा ये आ रहा है ये अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स आ गया, वेयर हाउस वेजेज आ गया। उसके बाद है कमीशन टू सेल्समैन, ये आ गया हमारा कमीशन टू सेल्समैन हो गया। उसके बाद आ गया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के बाद में हाँ ये हमारा आ रहा है बैड डेट्स आ गया। उसके बाद में हमारा मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज आ गया। फिर फ्री सैंपल्स ये आ गया, फ्री सैंपल्स कॉस्ट ये हमारी आ गई। तो ये सभी खर्चे हैं वो विक्रय और वितरण से संबंधित है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इनकी टोटल हो रही है हमारी 19,700। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 19,700 जोड़ देंगे तो ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कितनी है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स? 1,33,000। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी विक्रय की लागत। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह दिया नहीं है, तो यही हमारी टोटल लागत हो गई। अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कौन सी ऐसी मदें हैं जो कि लागत में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो हम इसको देखते हैं कि वो वित्तीय प्रकृति के से संबंधित मदें हैं जिसको हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहले आ रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर डोनेशन है, उसके बाद में हमारा कैश डिस्काउंट अलाउड है, फिर आ रहा है डिविडेंड पेड आ रहा है और ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये 5 मदें ऐसी है जिनको हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी ये वित्तीय प्रकृति की मदें हैं। इसको हम लाभानी खाते में सम्मिलित करते हैं, लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है। इस तरह हम कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट तैयार करते हैं।